हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। ॲडव्हान्टेज विदर्भमध्ये ज्यांच्या संकल्पनेतून ॲडव्हान्टेज विदर्भ सुरू झाला ते भारत सरकारचे मंत्री, आमचे सर्वांचेच मार्गदर्शक आदरणीय नितीनजी गडकरी, पालकमंत्री चंद्रशेखरजी बावनकुळे, सहकारी मंत्री श्री आशीष जायसवाल पंकज भोयरजी, सन्माननीय आमदार प्रणय फुकेजी, चरणसिंग ठाकूरजी, सुमित वानखेडेजी, ज्यांना प्राईड ऑफ नागपूर, प्राईड ऑफ विदर्भ म्हणून आपण ओळखतो असे पद्मश्री सत्यनारायण नुवालजी, श्रीमती लीलादेवी नुवाल, अजय संचेतीजी, आशिष काळेजी, जी तडाणीजी, ज्यांनी आत्ताच आपल्याला सुखद समाचार दिला ते महिंद्रा अँड महिंद्राचे श्री राजेश जेजुरीकरजी, श्री सीताराम अग्रवालजी, अतुल गोयलजी, मिस्टर जॉर्ज तुबुल, श्री प्रभाकरनजी, वाइस चांसलर मनाली क्षीरसागर, श्री अनबलगम जी, एन रामस्वामी जी, प्रसन्न मोहिले जी, विजय शर्मा जी, गिरधारी मंत्री जी, कौस्तुभ धावसे, या ठिकाणी उपस्थित सर्व मान्यवर आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, आज हम सभी के लिए ये बहुत हर्ष की बात है कि एडवांटेज विदर्भ के इस नए संस्करण में और भी गति के साथ और भी ऊर्जा के साथ विदर्भ के औद्योगिक विकास के लिए हम सभी लोग कर्तव्यबद्ध होकर यहां पर एकत्रित आए हैं। और आज मुझे इसलिए भी बहुत हर्ष है कि माननीय गडकरी जी के नेतृत्व में लगातार हम लोग विदर्भ के औद्योगिक विकास की दृष्टि से अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स ला रहे थे, किंतु एक दर्द हमारे मन में था कि पिछले कई सालों से प्रयास करने के बावजूद कोई भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ये हम नहीं ला पाए, और इसलिए हम लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री विदर्भ में आए। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा महिंद्रा एंड महिंद्रा का, श्री जेजुरीकर जी, मिस्टर आनंद महिंद्रा जी, इन सभी का कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट और एमओयू उन्होंने यहां पर किया है। और एक प्रकार से इंटीग्रेटेड ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ये आज नागपुर में घोषित हुआ है, जिसके तहत यहां पर नेक्स्ट जनरेशन ईवी और साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमोबाइल के साथ साथ ट्रैक्टर्स, जो उनका फोर्टे भी है और नागपुर में उनका प्रेजेंस भी है, ऐसे दोनों नेक्स्ट जनरेशन जो इंडियन मार्केट के लिए भी होंगे और ग्लोबल मार्केट के लिए भी होंगे, उसका निर्माण नागपुर में होगा। और नागपुर की फर्स्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ये महिंद्रा एंड महिंद्रा के रूप में आज हमको प्राप्त हुई है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और जैसा उन्होंने कहा कि अगले दशक में उनके इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी उन्होंने बताए, 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें इंटीग्रेटेड प्लांट नागपुर में होगा, जिसमें जो एक सप्लाई का उनका जो हब होगा वो छत्रपति संभाजीनगर में करेंगे, और एक एक्सपांशन ये
हमारे नासिक में वो करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अब महाराष्ट्र एक पहली ऐसी इकोसिस्टम बनी है कि जहां पर ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हमारा पुणे तो लीडर था ही, उसके बाद अब नासिक, छत्रपति संभाजीनगर और नागपुर ऐसे 4 ऑटोमोबाइल के इकोसिस्टम हम लोग तैयार कर पाए हैं। और मुझे लगता है कि इन चारों को मिलाकर हम देश के सबसे बड़े इस ऑटोमोबाइल के इकोसिस्टम को तैयार कर रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि नागपुर में इसकी आज शुरुआत हो रही है। आज ही वो जगह भी उसकी फाइनल कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारी परसों उनसे चर्चा हुई तो चर्चा में उन्होंने कहा मुझे 2028 में प्रोडक्शन शुरू करना है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो तेजी है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बाय 2028 द प्लांट शुड गो इन प्रोडक्शन। और उसके लिए मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे उद्योग विभाग की ओर से और हमारे प्रशासन की ओर से पूर्ण रूप से हम उनको सहकार्य करेंगे। और जो चीजें प्रशासन को करनी है उसको लाइटनिंग की स्पीड से हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। मैं आज विशेष रूप से मेरी और गडकरी जी की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं महिंद्रा एंड महिंद्रा का। और इसके लिए जो एक प्रकार से इसका फॉलोअप करने के लिए हमारे आशीष काळे जी और इसको एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में जो परिवर्तित किया हमारे जो उद्योग सचिव है श्री पी अन्बलगम और जो मेरे आर्थिक सलाहकार हैं ऐसे कौस्तुभ धवसे, इन तीनों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य आज यहां पर किया है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि स्मेल्टर्स का तो हमने अभी एमओयू किया और जैसा बताया कि 7 दिन में वो एमओयू हुआ है। 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट उसमें आने वाली है। और उसके साथ साथ आज एक और एमओयू हुआ जो शायद 7 मिनट में हुआ है। एनमोटिव जर्मनी, ये एक ऐसी कंपनी है कि जो पहली बार गीगा कास्टिंग टेक्नोलॉजी नागपुर में ला रही है। गीगा कास्टिंग टेक्नोलॉजी का फायदा यह होता है कि नॉर्मली किसी ऑटोमोटिव में कई पार्ट्स तैयार होते हैं और फिर उसको जोड़ा जाता है। इसके कारण वेस्टेज भी कम होता है, कीमत भी कम होती है, प्रिसीशन से काम होता है। और दुनिया में आज हम लोग जिस सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं वो सस्टेनेबिलिटी इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आती है। तो 3 व्हीलर ईवी के लिए ये एक बहुत ही, कल मैंने उसका डिजाइन भी देखा, मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से ईवी 3 व्हीलर के सेक्टर को रिवोल्यूशनाइज करने वाली इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट है जिसमें अपेक्षा यह है कि 80% विल बी एक्सपोर्ट। तो एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट कंपोनेंट इसमें होगा और उसका R&D सेंटर भी यहां पर होगा। करीब 2500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। 6,000 लोगों को इसमें से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, 10,000 लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे प्रसन्न मोहिले जी ने कल मेरी मुलाकात उनसे करवाई और मैंने उनको कहा था कि आपकी जो शंकाएं हैं आप कल सुबह हमारे इंडस्ट्री सेक्रेटरी के साथ बैठिए और आपकी कोई शंकाएं अगर रही तो हम उसके ऊपर समाधान करके बाद में इसके ऊपर आपके साथ एमओयू करेंगे। लेकिन आपकी शंकाओं का समाधान हुआ तो आज ही आप एमओयू कीजिए। और आज इंडस्ट्री सेक्रेटरी के साथ बैठने के बाद 7 मिनट में उनकी जितनी शंकाएं थी वो हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने दूर की और अभी अभी उन्होंने एमओयू यहां पर किया है। इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। आज बड़े पैमाने पर जो इन्वेस्टमेंट है ये विदर्भ में आ रही है और विदर्भ का चेहरा बदलने का काम ये पिछले 10 वर्षों में
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नितिन जी के नेतृत्व में हमने करके दिखाया है। एक समय ऐसा था कि हम लोग जिन चीजों पर बोलते थे वो चीजें आज होती हुई दिखाई पड़ती है। आज जिसका उदाहरण नितिन जी ने बार बार दिया, गढ़चिरौली का, हमारे प्रभाकरन जी यहां है। मुझे याद है कि कम से कम 20 साल हम लोगों ने गढ़चिरौली पर और विदर्भ में जो खनिज संपदा है उसके ऊपर भाषण किए, लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। लेकिन 2014 के बाद अब ऐसा एक्शन हो रहा है कि ये हमारा गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, नागपुर, भंडारा, ये सारा इकोसिस्टम अब एक प्रकार से स्टील हब ऑफ इंडिया बन रहा है। और स्टील की सबसे बड़ी देश की कैपेसिटी ये हम यहां पर निर्माण कर रहे हैं। और स्टील के क्षेत्र में हुज हू ये यहां पर आ रहे हैं। और निश्चित रूप से इसका एंकरिंग श्रीमान प्रभाकरन जी ने यहां पर किया। और अब मुझे ऐसा लगता है कि हम नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं। आने वाले दिनों में हम लोगों ने तय किया है कि हम गढ़चिरौली में गैस लेकर जाएंगे और नेचुरल गैस का उपयोग करते हुए हम लोग ग्रीन स्टील का निर्माण ये गढ़चिरौली में करेंगे। और गढ़चिरौली को केवल स्टील हब नहीं, तो हम आने वाले दिनों में ग्रीन स्टील हब ऑफ इंडिया इस रूप में डेवलप करना चाहते हैं। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि गढ़चिरौली में इस प्रकार की इकोसिस्टम हम तैयार करेंगे कि चाइना से सस्ता स्टील ये हम गढ़चिरौली में तैयार करके दिखाएंगे। और पूरे देश के और वर्ल्ड के मार्केट को रिवोल्यूशनाइज करने का काम ये गढ़चिरौली के माध्यम से हम लोग करेंगे। मूल रूप से मैं कहना चाहता हूं कि जैसा गडकरी जी ने भी कहा कि कई बार लोग कहते हैं कि आप नागपुर की ओर ज्यादा ध्यान देते हो, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को हम समझे तो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में मैग्नेट्स तैयार करने पड़ते हैं। वो मैग्नेट्स का ट्रिकल डाउन इफेक्ट ये फिर आजू बाजू के क्षेत्र में जाता है। पहले महाराष्ट्र में केवल एमएमआर का क्षेत्र या मुंबई के आसपास का थाने जिले का क्षेत्र और पुणे, ये दो ही मैग्नेट हुआ करते थे। अब हमने नए मैग्नेट्स का निर्माण किया, जिसमें कोकण में रायगढ़ होगा, जिसमें मराठवाड़ा में छत्रपति संभाजीनगर होगा, जिसमें नासिक में, जहां पर नॉर्थ महाराष्ट्र में करीब 15-16 सालों से पूरी ग्रोथ रुकी हुई थी, वहां इंडस्ट्रीज नहीं आती थी, अभी वहां पर भी बड़े पैमाने पर निवेश हम लोगों ने लाया, उसको एक मैग्नेट के रूप में तैयार किया। विदर्भ में एक मैग्नेट नागपुर को तैयार किया, दूसरा इंडस्ट्रियल मैग्नेट हमने अमरावती को तैयार किया, ताकि जो हमारा वेस्टर्न विदर्भ है उस वेस्टर्न विदर्भ में भी बड़े पैमाने पर निवेश आए। आज हम देख रहे हैं कि नागपुर को और विशेष रूप से समृद्धि महामार्ग बनने के बाद जिस प्रकार से आज इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन नागपुर बना है, अभी हमारे पास नागपुर में जमीन बची नहीं है। अभी हम लोग और करीब 5000 एकड़ जमीन ये नागपुर में एक्वायर कर रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नागपुर में डिमांड हमारे पास जनरेट हो रही है। और विशेष रूप से हमारे सत्यनारायण नुवाल जी का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि नागपुर को वर्ल्ड मैप पे लाने का काम उनकी सोलर इंडस्ट्री ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में किया है। और अब जल्दी ही टाटा एरोस्पेस जो है ये भी एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ये नागपुर में तैयार करने वाले हैं, जिसके माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर एरोस्पेस के क्षेत्र में हम लोगों को निवेश यहां पर देखने को मिलेगा। और भी कई पाइपलाइन में इंडस्ट्रीज है। मुझे विशेष रूप से इस बात की भी खुशी है कि हम लोगों ने जिस प्रकार से यहां पर सोलर मॉड्यूल का एक इकोसिस्टम तैयार किया है, अब सोलर मॉड्यूल में देश की सबसे बड़ी इकोसिस्टम ये नागपुर में तैयार हो रही है। और ये पूरी इकोसिस्टम जब पूर्ण होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि अकेली सोलर मॉड्यूल की जो इकोसिस्टम नागपुर में हो रही है
वो 1 लाख जॉब्स तैयार कर पाएगी। इतने बड़े पैमाने पर ये मॉड्यूल की सारी इकोसिस्टम हम लोग नागपुर में तैयार कर रहे हैं। हमारे आशीष अग्रवाल जी यहाँ पर है, एक्सआईओ के माध्यम से लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। करीब 2000 करोड़ का विदेशी निवेश अब लॉजिस्टिक के क्षेत्र में हमारे नागपुर और विदर्भ में उन्होंने लाया है, और 1000 करोड़ वापस वो सोलर मॉड्यूल में यहां पर ला रहे हैं, जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सोलर मॉड्यूल का हमारा क्षेत्र है, ये क्षेत्र भी बहुत बड़े पैमाने पर अब यहां पर विकसित होने वाला है। मैं इसलिए ये सारी चीजें बता रहा हूं कि आज जब हम लोगों ने एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तैयार की, तो आज अकेले गढ़चिरौली का ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है, ये हमको वर्धा में देखने को मिलता है, ये हमको चंद्रपुर में देखने को मिलता है, ये भंडारा गोंदिया में हमको देखने को मिलता है। उसी प्रकार से हम लोगों ने विशेष रूप से अमरावती के अंदर टेक्सटाइल के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर जोर दिया। हमारा पहला जो इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क है वो बहुत यशस्वी हुआ है। अब पीएम मित्रा में हम दूसरा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क वहां करने जा रहे हैं, जिसमें आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर हम निवेश लाएंगे। इतना ही नहीं, तो अमरावती में एशिया का सबसे बड़ा एविएशन स्कूल एयर इंडिया का, उसकी भी हमने शुरुआत की, और आने वाले जुलाई में, अभी उसका कंस्ट्रक्शन भी पूरा हो रहा है, आने वाले जुलाई में उसका उद्घाटन करेंगे। और आने वाले दिनों में देश और दुनिया को पायलट हम अमरावती से देंगे। सबसे एडवांस्ड इस प्रकार का एविएशन स्कूल ये अमरावती के एयरपोर्ट पर हम लोग कर रहे हैं, और इसके माध्यम से एक बड़ी इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम भी हम लोग अमरावती में खड़ी कर रहे हैं। मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में अमरावती को एक मैग्नेट के रूप में जब हम तैयार करेंगे, तो उसका फायदा ये यवतमाल को भी होगा, ये बुल्ढाना को भी होगा, ये वाशिम को भी होगा, और ये अकोला को भी होगा, और इन सबको इंटीग्रेट करने का काम हम लोग कर रहे हैं। आज अमरावती का एयरपोर्ट इतना अच्छे तरीके से हम लोगों ने तैयार किया, आने वाले दिनों में उसका भी रनवे एक्सपांशन हम लोग करेंगे। हमारा अकोला का एयरपोर्ट है, उसमें भी रनवे एक्सपांशन हम लोग कर रहे हैं, और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट अभी हम लोग गढ़चिरौली में तैयार कर रहे हैं। और गढ़चिरौली का एयरपोर्ट तो फुल स्केल इस प्रकार की जिसको हम कह सकते हैं रनवे, उस फुल स्केल रनवे के साथ हम गढ़चिरौली का एयरपोर्ट तैयार करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि गढ़चिरौली को हम गेटवे टू साउथ इंडिया इस रूप में उसको विकसित करें। तो उसका भी काम हम लोग आने वाले दिनों में करने वाले हैं। कुल मिलाकर लॉजिस्टिकली जो एक सेंट्रल इंडिया का पोर्शन इस रूप में नागपुर को देखा जाता है, इसको लिवरेज करने का काम हम कर रहे हैं। और गडकरी जी के नेतृत्व में यहां पर जिस प्रकार से लॉजिस्टिक्स के लिए रेलवे नए डेपोज यहां पर तैयार कर रही है, उससे रेल हो या एयर हो, ये दोनों प्रकार से हम लोग इसको एक प्राइमेसी देने का प्रयास ये नागपुर में करने का हम लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, सर्विसेज का क्षेत्र हो, सारे क्षेत्रों में अब धीरे धीरे विदर्भ आगे बढ़ रहा है। जैसा श्री अनबलगम जी ने बताया, आने वाले दिनों में यहां पर एक जीसीसी की कॉन्क्लेव होगी। हम जानते हैं कि द नेक्स्ट वेव इज जीसीसी। इस नेक्स्ट वेव को हम लोग कैप्चर करना चाहते हैं, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि एक नेचुरल इकोसिस्टम उसकी मुंबई और पुणे के बीच तो तैयार हो रही है, लेकिन टीयर 2 सिटीज में हम लोग इसको लाना चाहते हैं। और विशेष रूप से नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर जैसी जो हमारे शहर है, इन शहरों में इसको किस प्रकार से हम कैप्चर करें, इसके ऊपर हम लोग एक प्रकार से विचार कर रहे हैं, चाहे वो जीसीसी हो या लॉजिस्टिक्स हो। आज मैं ये कहना चाहता हूं, देश की सर्वोत्तम पॉलिसी ये महाराष्ट्र ने तैयार की है, और महाराष्ट्र की पॉलिसीज को तैयार करते हुए हमेशा हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि महाराष्ट्र में औद्योगिक इकोसिस्टम ये लॉपसाइडेड नहीं होनी चाहिए, ये हर तरफ होनी चाहिए। इसलिए हमारी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर आज उद्योग कम है, उन डिस्ट्रिक्ट को स्पेशली हमने तवज्जो दी है। उन डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा से ज्यादा
यहां पर निवेश आए, इस प्रकार का प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए खुशी भी होती है कि इस बार डावोस में जब 30 लाख करोड़ का हमने निवेश लाया और विदर्भ के लिए करीब 3.25 लाख करोड़ का निवेश हमने लाया, तो उस समय महाराष्ट्र के ऐसे डिस्ट्रिक्ट कि जहां पर इंडस्ट्री नहीं है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोगों ने निवेश लाया है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस्ड इस प्रकार की ग्रोथ हम लोग देखेंगे। विशेष रूप से आप देखिए, जो हमारे पिछड़े क्षेत्र थे, चाहे वो गढ़चिरौली हो, चाहे पालघर हो या फिर नंदुरबार हो, नंदुरबार जैसी जगह, धुले जैसी जगह, आज बहुत बड़े पैमाने पर हम निवेश ला पाए और वहां पर इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम हम लोग खड़ा कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टारगेट पिछड़े जिलों में वाशिम है, जहां पर हम लोग चाहते हैं कि वाशिम में भी हम लोग कुछ निवेश लाए। नितिन जी ने प्रयास करके वाशिम में कुछ निवेश लाया है, उसको लिवरेज करके उसको भी हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं कि अब हम लोगों ने जो तय किया है, एक महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जो एक नदी जोड़ने का प्रकल्प हम लोग कर रहे हैं, जिसमें भंडारा के नीचे से हमारी वैनगंगा नदी, वहां से हम लोग 500 किलोमीटर की एक नई नदी तैयार कर रहे हैं और उसको ले जाकर हम बुल्ढाना जिले में नलगंगा नदी को ले जाकर जोड़ने वाले हैं। ये दोनों नदी को जोड़ते समय विदर्भ के हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर पानी देने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस विदर्भ को अकाल के लिए जाना जाता था, स्पेशली जो वेस्टर्न विदर्भ का भाग है, वर्धा के आगे पूरा जो पोर्शन है जिसको हम लोग अकाल के लिए जानते थे, उस विदर्भ को पूरे तरीके से हम लोग जल सिंचन से परिपूर्ण करना चाहते हैं। और ये देश का एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसकी शुरुआत हम इसी साल करेंगे और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा, एग्रोबेस इंडस्ट्रीज हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या जिस इंडस्ट्री को पानी लगता है, ऐसी सारी इंडस्ट्रीज के लिए एक नई इकोसिस्टम हम इसके माध्यम से तैयार करने वाले हैं। मुझे बहुत खुशी है कि पिछले समय हमारे काटोल में रिलायंस ने एक फूड प्रोसेसिंग में निवेश किया है और इस हमारे सेंट्रल रीजन का धीरे धीरे ये सबसे बड़ा निवेश होगा फूड प्रोसेसिंग का, उसको स्केल अप करना चाहते हैं हम लोग। सावनेर में अभी एक एमओयू भी हुआ है और केंद्र सरकार के साथ फर्टिलाइजर की कंपनी वहां पर तैयार हो रही है। और विशेष रूप से हम लोग जो गैस बेस्ड इंडस्ट्री है उसको भी आगे ले जाने की कोशिश इस माध्यम से कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि ये सारी चीजें करते समय इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो भूमिका उद्योजकों की है। जब तक क्षेत्र के जो उद्यमी है वो इसमें अगुवाई नहीं करते, तब तक इस प्रकार का निवेश नहीं आता। और मुझे बहुत खुशी है कि एआईडी एक ऐसी संस्था तैयार हुई है कि जो हमारे उद्यमियों ने तैयार की है और अब हमारे उद्यमी हमारे वाहक के रूप में, राजदूत के रूप में, एम्बेसडर्स के रूप में उद्योग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैंने अक्सर ये देखा है और मैं कई बार पहले कहता था कि छत्रपति संभाजीनगर जो है इसके विकास में वहां के उद्यमियों की सबसे बड़ी भूमिका है। तो मैं ये कह रहा था कि छत्रपति संभाजीनगर में मैं हमेशा कहता था कि वहां की जो उद्यमियों की संस्थाएं हैं वो इतनी एक्टिव है कि उनके कारण वहां पर निवेश आता है। और मैं हमेशा ये चाहता था कि हमारी संस्था भी इस प्रकार से काम कर रहे। हमारी संस्था भी कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग उसमें कम पड़ रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से एआईडी ने इस काम को हाथ में लिया है और एक एक सेक्टर को ढूंढकर उस सेक्टर में कौन सा निवेश आ सकता है, उसमें कौन लोग हैं, ये सारी चीजों का एक फॉलोअप जिस प्रकार से ये लोग मिलकर लेते हैं, मुझे बहुत खुशी है कि अब आने वाले दिनों में हमारे उद्यमियों के कारण ही
विदर्भ के उद्योग को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है, क्योंकि सरकार के रूप में हमारा काम तो ये होता है कि कोई उद्यमी अगर मिल जाए तो उसको कन्विंस करके उसको जो चाहिए देकर हम ला सकते हैं, लेकिन उसको हम तक पहुंचाने का काम ये उद्यमियों ने करना होता है। और आज हमारे विदर्भ की संस्थाएं उसमें बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रही है। इसलिए मैं एआईडी को और साथ साथ हमारे यहाँ और भी कई संस्थाएं काम करती है, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप जिन निवेशकों को हमारे तक पहुंचाएंगे, हमारी टीम इतनी सक्षम है, एक बार हमारे पास जो आता है वो वापस नहीं जाता, वो निवेश करके ही वापस जाता है। अब बिना निवेश के उसको वापस नहीं जाने देते, इन्हें धमकियों से नहीं, प्यार से उनको जो चाहिए वो देकर उनके सामने बहुत अच्छा बिजनेस प्रपोजल रख के और उनको कन्विंस करके ही हम लोग वापस भेजते हैं। तो मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये जो हमारा औद्योगिकरण है उसको हम और आगे ले जाएंगे। एक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण विदर्भ के लिए है, वो पर्यटन का क्षेत्र है, जिसकी नई पॉलिसी हमने तैयार की है, जिसमें निवेश भी हम लोग करना चाहते हैं, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इस पर्यटन क्षेत्र को मद्देनजर रखते हुए एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव भी हम लोग करना चाहेंगे, ताकि जो पर्यटन के क्षेत्र में निवेशक है उनको हम लोग हमारे पर्यटन की अलग अलग संभावनाएं जो है उन संभावनाओं से रूबरू करा पाए और उनका निवेश हम लोग वहां पर प्राप्त कर पाए। तो मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में इसको भी हम लोग पूरा करेंगे। मैं आज फिर एक बार हमारे सभी के बहुत ही आदरणीय नेता श्री नितिन जी गडकरी, इनको धन्यवाद देना चाहूंगा। नितिन जी ने हमेशा देश का भी विचार किया है, महाराष्ट्र का भी विचार किया है, लेकिन विदर्भ ये हमेशा उनके नजरों के सामने रहा है और उनके नेतृत्व में हमने हमेशा ये तय किया है कि हमको विदर्भ को आगे बढ़ाना है। आने वाले दिनों में मैं विश्वास रखता हूं कि जो विकसित विदर्भ की एक संकल्पना हम सबने तैयार की है, उसको आने वाले 5 से 7 सालों में हम लोग पूरा होता हुआ दिखेंगे और इसमें नितिन जी का एक बहुत बड़ा योगदान होगा। इसलिए हम सभी की ओर से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। टीम एडवांटेज विदर्भ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम भले ही 2-3 दिन का होता है, लेकिन इसकी तैयारी के लिए पूरा 1 साल काम करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने जो मेहनत की है उनको भी बहुत बधाई देता हूं और विश्वास देता हूं कि इसको और नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास आने वाले दिनों में हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।